Hello dear future doctors, welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear future doctors, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं न्यू टॉपिक एनसीईआरटी का चैप्टर 3, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम की। कहता है पहले ये हम लोग एनसीईआरटी से ले रहे हैं। एनसीईआरटी जो भी बातें कह रहा है हम उसी को एक्सप्लेन करने हैं, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं। ये मेरा पहला स्टेज है ताकि एनसीईआरटी को समझिए। एनसीईआरटी को समझने में ही दिक्कत होता है। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है। एनसीईआरटी ही नीट स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। एनसीईआरटी ही सर्वस्व है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए, तो एनसीईआरटी क्या कर रहा है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रोपोज्ड बाय विटकर। कहता है क्या कि हम सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं विटकर के द्वारा प्रोपोज्ड क्या 5 क्लास सिस्टम है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। ही सजेस्टेड दैट 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ही सजेस्टेड। तो यहां पर फिर से हम लोग आ रहे हैं। विटकर ने हमें दिया, क्या दिया बेटा? विटकर ने हमें दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। क्या है? 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या थे बेटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। क्या क्या फिर से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये 5 क्लासिफिकेशन दिए थे। In this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae। हम लोग अब प्लांटी किंगडम को पढ़ेंगे। प्लांटी को प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग प्लांटी का डिटेल स्टडी करेंगे, प्लांटी के बारे में समझेंगे। और ध्यान रखिएगा कि हर नीट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस 100% गारंटीड आना है। 2 क्वेश्चन की 100% गारंटी है, मीन्स इसकी वेटेज 8 मार्क्स है। और ये आसानी से, हमें तो समय लग रहा है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे फर्स्ट रीडिंग जिन्होंने किया है, ये इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हार्डली 30 to 45 मिनट लगेगा। 30 से 45 मिनट और 8 मार्क्स पक्के। चलिए, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर स्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर द टाइम। प्लांट किंगडम की जो बात है, तो प्लांट किंगडम समय के साथ साथ बदला। समय के साथ साथ प्लांट किंगडम में काफी चेंजेज हुए थे, काफी चेंजेज हुए प्लांट किंगडम में। देखते हैं क्या कहता है। फंजाई एंड मोनेरा प्रोटिस्टा। क्या क्या बेटा? फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। तो पहले फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा, 3 ग्रुप। कौन कौन बेटा? फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनमें सेल वॉल होता है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन किए थे तो वही मानकर किए थे कि उनमें सेल वॉल है या नहीं। हैड देयर बीन सेल वॉल दे वर क्लासिफाइड एज प्लांट। जिनमें अगर
किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है तो उनको प्लांट मान लिया गया था, बट बाद में आगे चलकर क्योंकि सेल वॉल की डिफरेंसेस थी या आगे और स्टडी हुआ तो बिल्कुल काफी डिफरेंसेस देखने को मिला। तो आगे चलकर फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को प्लांटी ग्रुप से अलग कर दिया गया। सो ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया दैट ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को आगे उसके साथ एक तो चेंज जी हुआ, यानी समय के साथ जो क्लासिफिकेशन हुआ, हम स्टडी किए, साइंस डेवलप किया, तो पहला तो चेंजेज क्या देखने को मिला, तो पहला चेंजेज देखने को मिला कि जो हम पहले फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को प्लांटी के साथ रखे थे, यानी प्लांट किंगडम में चारों एक साथ मान लिए थे, वहां से फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा अलग हो गया। दूसरा चेंजेज क्या हुआ कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग एल्गी माने थे, एल्गी नहीं था। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, हम लोग पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे प्लांटी में। प्लांट ग्रुप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। इनमें 5 ग्रुप पढ़ेंगे। क्या क्या बेटा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन 5 क्लासेस की बात करेंगे। लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। Earliest classification used only gross superficial morphological character। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में चूंकि हम लोगों को उतना देखना पॉसिबल नहीं था, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम प्लांट के अंदर देखें कि उनमें सेल वॉल है नहीं है तो कैसा है। तो इसीलिए जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो था सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सुपरफिशियल मतलब बाहर से दिखने वाला मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सरफेस से बाहर से ही दिखने वाला, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, वैसे कैरेक्टर्स जो देखा जा सके आसानी से, जिन्हें देखने के लिए हमें किसी विशेष टूल्स इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं। इनमें जैसे क्या था, उनका हैबिट देखा जाता था, कलर देखा जाता था, नंबर एंड शेप ऑफ लिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, कलर, नंबर, शेप ऑफ लिव्स, हैबिट। यहां से इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, तो बेस्ड था किस पर, पहला हैबिट, हैबिट मीन्स ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, सेप्रोफाइट्स है। कलर कैसा है, मीन्स उसमें पिगमेंट प्रेजेंट, क्लोरोफिल है, जैंथोफिल है, क्या है ना। शेप ऑफ लीव्स, इनके आधार पर, शेप ऑफ लीव्स का शेप कैसा है, इनके आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ था, ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। They were based mainly on vegetative character, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। लीनस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए थे, एंड्रोसियम कैरेक्टर के आधार पर, वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पर। तो एंड्रोसियम के आधार पर, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर लीनस ने क्लासिफाई किया, और ये जो क्लासिफिकेशन थे आर्टिफिशियल थे, दैट इज दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पर थे? वेजिटेटिव कैरेक्टर पर थे या फिर एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पर थे। क्यों क्यों इस सिस्टम क्लासिफाई थे? क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, चूंकि कुछ एक कैरेक्टर को ये स्टडी किए थे, इसीलिए ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को ही अलग कर पाए थे। मतलब इन्होंने वैसे स्पेसीज को देखा था जो क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं देख पाए थे, स्टडी नहीं कर पाए थे, नॉर्मल से वेरिएशंस थे वो देख पाए थे। कि ये तो होता ही है ना, समय के साथ, टाइम के साथ जितना एडवांसमेंट होता है, जितना नॉलेज होता है, उसी नॉलेज के बेसिस पर तो हम लोग कुछ भी ग्रुपिंग करेंगे ना, सॉर्टिंग आउट करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या था? अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग, सो दैट इनके बारे में हम डिटेल इनहांस जो नॉलेज है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो जितनी इंफॉर्मेशन थी उस आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब ये आपको मल्टी स्टेटमेंट सिस्टम, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसमें आपको बनाकर पूछ सकता है, जिसमें एक स्टेटमेंट दे सकता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट, ये लाइन एज ए स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या? कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। This is not acceptable since we know that often vegetative character are more easily affected by environment. तो लीनस जब क्लासिफाई किए थे तो उन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दिया था। बट बाद में समझ में आया कि ये दोनों का वेटेज इक्वल तो हो ही नहीं सकता, दोनों का वेटेज इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, स्पेशली वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है, ये इन्वायरमेंट के द्वारा आसानी से अफेक्ट हो जाता है, इन्वायरमेंट आसानी से इसको प्रभावित कर देता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब उनकी प्लांट का साइज क्या होगा, फ्रूटिंग क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रूटिंग क्या है, लीव का साइज क्या है, इन्वायरमेंट इसको आसानी से अफेक्ट कर देता है। एज अगेंस्ट दिस natural classification system developed which were based on natural affinity among organisms। तो पहले जो क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का स्थान ले लिया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि वैसा क्लासिफिकेशन सिस्टम कि इसमें इन्होंने क्या क्या देखा था, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टडी किया था। अब चूंकि ये आसानी से अफेक्ट हो रहे थे, तो ये आगे चलकर आगे के क्लासिफिकेशन के पैरामीटर पर ये खरे नहीं उतरे और इनको इन्होंने चेंज किया और लाए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जो नेचुरल एफिनिटी के आधार पर था। नॉट ओनली जिसमें केवल एक्सटर्नल फीचर को बेटा नहीं देखा गया था, बल्कि इंटरनल फीचर्स भी देखा गया था। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब उनके अंदर सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटोमी बॉडी डिजाइन कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी उनका एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, यानी उनकी जो डेवलपमेंट, एंड फाइटोकेमिस्ट्री मींस लाइट के प्रेजेंस में वो उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेज आता है, उनका लाइफ प्रोसेस कैसे चेंज होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को सेम वेटेज दिया गया, बट आगे चलकर जो डेवलप हुआ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में माना गया कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं ये इन्वायरमेंट के द्वारा आसानी से अफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें एज अ टूल ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए आगे क्लासिफिकेशन में
ना सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को देखा गया, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखा गया, बॉडी डिजाइन को देखा गया, उन पे प्रेजेंट लीफ के शेप साइज को देखा गया, उनके फ्लावर के शेप और साइज को देखा गया, बल्कि उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया गया, उनके बॉडी के टिश्यू के स्ट्रक्चर को ये भी देखा गया, स्टडी किया गया कि सेल लेवल ऑर्गेनिज्म है, कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है, कि ऑर्गन लेवल है, प्लांट है तो कॉलोनी में रहता है कि अकेले रहता है, कैसा है। इसके साथ साथ उनके एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो कैसा बनता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंस तो है या नहीं है, फाइटोकेमिस्ट्री लाइट के केस में कैसे वो रिएक्ट करता है, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो हेट्रोट्रॉफ हैं, वो केमोट्रॉफ हैं, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, हैलोफाइट्स हैं, उनमें थाइलोफाइट्स रहता है, वो थाइलेट बनता है कि नहीं बनता है, इन सबको देखा गया था। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोरिंग ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम और हुकर क्या प्रपोज किए थे? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहां से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए बेटा 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर को स्टडी किया गया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, फिजियो एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री पर बेस्ड था। अब इसमें यहां से आपको क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा सकता है, जिसमें आपको दे सकता है 2 चीज कि पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। पहला पॉइंट याद रखना है। अगला कहता है क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद बेस्ड ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स यहां बनाए, शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाइए, आप अपने हाथों से लिखिए। इसको तो ठीक है देखिए, बट आप एक बार इसको देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, बट अपने हाथों से नोट्स बनाइए। नोट्स का पहला पॉइंट आप लिखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद प्रोपोज्ड बाय लिनस। पहला पॉइंट हो गया क्या? कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद प्रोपोज्ड बाय लिनस। दूसरा पॉइंट लिखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, 2 पॉइंट एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। पहला पॉइंट आर्टिफिशियल सिस्टम बाद प्रोपोज्ड बाय लिनस। इस दूसरा पॉइंट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तीसरा पॉइंट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद प्रोपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, 4th पॉइंट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। 5th पॉइंट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद बेस्ड ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। आगे क्या कहता है? एट प्रेजेंट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, जेनेटिक क्लासिफिकेशन हम बात किए थे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में देखा जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल जेनेटिक रिलेशन, एवोल्यूशनरी रिलेशन, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशन, मतलब किनका कौन कौन साथ में इवोल्व हुए, कौन कौन एक ही ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए। जैसे मंकी,
मंकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग, बात करेंगे मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर, इन सब में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब कि उनका इवोल्यूशन एक ही ऑर्गेनिज्म से अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ था। तो वो था फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। Between various organisms are accepted the assumption that organisms belonging to same taxa have same common ancestor। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का एजम्पशन याद रखिएगा आप लोग। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा कहता है क्या कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा के ऑर्गेनिज्म के सेम एंसेस्टर हैं। मतलब मंकी से जितने भी ऑर्गेनिज्म आए, एप हो, लंगूर हो या होमोसेम्पियंस, यानी वो जो होमोसेम्पियंस है वो सारे के सारे सेम टेक्सा के हैं, सब भाई बहन हैं। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। मेरी बात समझ में आया कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इस पर डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म के साथ ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, अर्थात कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एक ही किन किन ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर सेम है, किन किन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट एक ही या सिमिलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है। We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification। This become more important when there is supporting fossil evidence। तो कह रहा है क्या हमारे पास सपोर्टिव फिजिकल एविडेंस है, उस आधार पर हम आसानी से ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रख सकते हैं। जैसे बैट बर्ड्स इनको एक ही क्लास में रख सकते हैं, इनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर है तो कह रहा है क्या, यही कह रहा है क्या कि जब हम इनसे, हमारे पास कई ऐसे सोर्सेस हैं, कई ऐसे सोर्सेस हो चुके हमारे पास आ चुके हैं, उन सोर्सेस के आधार पर हम ये इनमें फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के आधार पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें कहता है कि नंबर्स एंड कोड कैरिड आउट आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड देन डाटाज आर प्रोड्यूस्ड। और जो कैरेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उन अलग अलग कैरेक्टर्स को स्पेसिफिक नंबर असाइन किया गया है, स्पेसिफिक कोड असाइन किया गया है, और उस कोड के आधार पर उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। In this way, each character is given equal importance. At the same time, thousands of characters can be considered। तो आगे चलकर अलग अलग कैरेक्टर्स की कोडिंग की गई, उन कोडिंग के आधार पर फिर उनको क्लासिफाई किया गया। मतलब नहीं समझ में आया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर है तो, लिप्स का जो शेप है, फ्लावर का शेप है, फ्लावर्स के पेटल्स है, इन सब के आधार पर उनकी कोडिंग की गई, और उस कोडिंग के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में असाइन किया गया, अलग अलग ग्रुप में रखा गया और फिर क्लासिफिकेशन किया गया। तो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब यहां से मल्टीपल स्टेटमेंट में दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पहला तो आपको याद रखना है जो पॉइंट हम इसमें लाएंगे, हम इनमें PYQ भी लाएंगे, क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे, बट अभी थोड़ा सा समय है, समय तो नहीं है बट अभी सभी समय है अपने पास।
उसके लिए मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा। और फिलहाल इसमें भी देखिए PYQ से सिर्फ इतना समझ में आता है कि क्या पूछ रहा है, बट अब PYQ भी लगभग इरिलेवेंट होता चला जा रहा है। केवल ट्रेंड वो हम लोग के लिए ठीक है कि हम लोग बता देंगे कि हाँ आप यहाँ देखिए इसको इस लेवल तक पढ़िए, ठीक है। तो उसमें भी क्या पढ़ेंगे वो भी देखेंगे, आगे बता रहे हैं आपको। जब जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आएगा, तो हम बता देंगे कि ये टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जैसे इसी में आपको बताया ना कि हाँ ये इस पे फोकस करिए, आप ये पूछ सकता है। तो आपको जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो अगला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो पहला लिखिए इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप assumption organism belong to same taxa have common ancestor। दूसरा पॉइंट इसका, पहला पॉइंट क्या आ गया, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दूसरा इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम taxa have common ancestor। तीसरा पॉइंट कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद अब कई तरह के आएगा। अब यहां से आपको मैच द कॉलम में याद रखिएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, इनका बेसिस, टैक्सोनॉमी एंड बेसिस। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या बेटा, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आगे आ रहा है आपको साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोटैक्सोनॉमी पहला, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या देखा जाता है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। केमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे उस ऑर्गेनिज्म के प्लांट सेल में क्या है, सेलुलोज का बना हुआ है या किसी और केमिकल्स का बना हुआ है, तो वो केमोटैक्सोनॉमी में देखेंगे। उनके सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये चीज यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या आ गया बेटा, क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गया, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, साइटोटैक्सोनॉमी किस पर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब उसके सेल का जो उसका कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसका कंपोजिशन। केमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल में क्या है, इन आधार पर, इन बेसिस पर किया गया। अब हम बात करेंगे, आज एल्गी की बात करते हैं। एल्गी, ये आपका एल्गी है। एल्गी क्या कहता है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉफिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या बेटा, एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड, थाइलस होता है, ऑटोट्रॉफिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दे अकर इन वेरियस अदर हैबिटेट। ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेरीन वाटर में रहते हैं। इसके साथ साथ ये एल्गी मॉइस्ट स्टोन्स पर, नमी वाले पत्थर पर, आप देखिए इसको हम लोग काई के नाम से जानते हैं, वो एल्गी हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के आधार पर, मतलब चाहे वो मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी पर, मॉइस्ट स्टोन पर, मॉइस्ट वुड पर, इन पर भी पाए जाते हैं। क्या क्या, मॉइस्ट स्टोन्स पर,
मॉइस्ट सॉइल पर, मॉइस्ट वुड पर आप देखे होंगे कि नदी में या नदी के किनारे, तालाब के किनारे अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ रहता है तो उस पे काई लग जाती है, उस पे काई लग जाती है, और वो काई ही क्या है, एल्गी है, उस पर वो एल्गी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जो एल्गी जो है, एल्गी के बारे में क्या समझे? एल्गी क्या होते हैं बेटा? क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल थायलाइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एक्वेटिक फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेरीन वाटर रहते हैं। और ये इसके साथ ही साथ इनके अलग अलग हैबिटेट हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन, वुड, सॉइल एक्सेट्रा। सम ऑफ दे also occur in association with fungi। कुछ एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट होकर रहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइकेन। यहां से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि मल्टी स्टेटमेंट में कि एल्गी हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ट्रू और फॉल्स। तो एल्गी का सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, किसके साथ होता है? फंजाई के साथ होता है। और इस सिम्बियोटिक रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? लाइकेन। क्या कहते हैं बेटा? लाइकेन। इनका एनिमल्स के साथ भी रहता है, तो कुछ फंजाई के साथ एसोसिएटेड होकर रहते हैं। स्लॉथ बियर के बॉडी पर, स्लॉथ बियर के बॉडी पर भी एल्गी पाए जाते हैं। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form of algae। तो colonial form क्या होगा बेटा? वॉलवॉक्स। colonial form of algae वॉलवॉक्स। यहां से फिर मैच द कॉलम का ट्रेंड चला हुआ अभी नीट में। दो तरह का क्वेश्चन भर भर कर पूछ रहा है, एक मैच द कॉलम और दूसरा मल्टीपल स्टेटमेंट। तो मैच द कॉलम के लिए आपको यहां से आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना आपको दे देगा, जैसे जैसे एल्गी विद इन सिम्बियोटिक एल्गी। तो सिम्बियोटिक एल्गी क्या हो गया? लाइकेन, सिम्बियोटिक। अच्छा, एनिमल्स पर पाए जाने वाले एल्गी और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हैविंग एल्गी, तो स्लॉथ बियर। इसके साथ साथ कोलोनियल एल्गी, वॉलवॉक्स, कोलोनियल एल्गी, वॉलवॉक्स, फिलामेंटस एल्गी, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। फिलामेंटस एल्गी, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। मेरीन एल्गी, केल्प, मेरीन एल्गी, केल्प। अच्छा, ये याद रखना आपको। जैसे क्या क्या है, क्या क्या आ गया? फिलामेंटस एल्गी, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, मेरीन एल्गी, केल्प, कोलोनियल एल्गी, वॉलवॉक्स। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इनमें तीन तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल। मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन समझ रहे हैं? अब इसमें कुछ टर्म्स है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट के दो पार्ट हम लोग बात करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट वे पार्ट होते हैं जिनका यूज वेजिटेबल्स के रूप में किया जा सकता है, जिनको हम लोग खाते हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट हुआ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिनको हम लोग नहीं खाते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए आता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कहता है क्या कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन समझ रहे हैं ना, कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें बॉडी का ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है और हर एक पार्ट या हर एक फ्रैगमेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। Each fragment develops into a thallus। तो कह रहा है क्या कि एल्गी में जो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एल्गी है, ये एल्गी है, ये क्या है? ऑलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है। इसमें अभी देखिए इसका जो बॉडी का ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो जाएगा? इनके अलग अलग, ये फ्रैगमेंट, एक फ्रैगमेंट, ये सब
जो है अलग अलग फ्रैगमेंट में टूट गया, दैट इज फ्रैगमेंटेशन हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसमें फ्रैगमेंटेशन हो रहा है तो क्या करा, इनमें फ्रैगमेंटेशन होगा और जो हर फ्रैगमेंट एक थाइलस के रूप में डेवलप होगा। थाइलस होता है, थाइलस मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इनमें थाइलस डेवलप होगा और वो जो थाइलस है, थाइलस आगे चल करके मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। तो करा जो कि इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेकन बाय फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेकन बाय फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, यहां पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए ध्यान रखिएगा कि थाइलस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी, करेक्ट और नोट। तो थाइलस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म में होता ही होता है। समझ रहे बात को कि सारे ऑर्गेनिज्म होता है, तो हर एल्गी वेजिटेटिव द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस तो होता नहीं है, और चूंकि सारा का सारा एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं रिप्रोड्यूस करेगा, सारे एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, इसीलिए सारे एल्गी में थाइलस डेवलप नहीं होगा। हाँ, यहां पर स्टेटमेंट अगर आपको दे दे कि थाइलस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिबल एल्गी, या थाइलस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी रिप्रोड्यूस्ड बाय फ्रैगमेंटेशन और रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तब सही होगा। थाइलस उस एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by the production of different types of spores, स्पोर उनके मोस्ट कॉमन बीइंग इज जूस्पोर। तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है। अगेन जूस्पोर किन में होता है, एल्गी में जूस्पोर होता है। अब जूस्पोर क्या होते हैं, फ्लैगजिलेटेड यानी मोटाइल होते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइट टू न्यू प्लांट। तो कह रहा है क्या कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा हुआ। और जूस्पोर क्या है, फ्लैगजिलेटेड मोटाइल स्पोर and germination give rise to new plant. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. अब इनमें गैमेट फ्यूजन से भी रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट फ्यूजन से भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है, द गैमेट्स आर, अब ये जो गैमेट्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, आइसोगैमस एंड एनिसोगैमस। ये क्या हो सकते हैं, आइसोगैमस एंड एनिसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब वह ऑर्गेनिज्म वह एल्गी जिनके गैमेट सेम साइज के होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। अगर सिमिलर साइज के हैं तो वो हो जाएंगे आइसोगैमस, और अगर सिमिलर साइज के नहीं है तो एनिसोगैमस। अच्छा, अब आइसोगैमस वाले, पहले आइसोगैमस का मतलब क्या हो गया, सिमिलर साइज के हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये मोटाइल होंगे यानी ये मूव कर सकेंगे गैमेट, या नॉन मोटाइल होंगे, या तो ये मोटाइल होंगे या फिर ये नॉन मोटाइल होंगे। कौन, जो आइसोगैमस हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। तो अस्पायरोगायरा ये आइसोगैमस है, राइट। कैन यू फ्लैगजिलेट सिमिलर साइज एज यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स के आइसोगैमस हो गए,
यूलोथ्रिक्स में क्या हो गए, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पायरोगायरा। तो यूलोथ्रिक्स का मोटाइल होता है, ये मोटाइल का एग्जांपल हो गया यूलोथ्रिक्स, और जो नॉन मोटाइल है इनका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। क्या है, स्पायरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। अब अगर गैमेट सिमिलर साइज के हों, सेम साइज के हों, तब तो वो आइसोगैमस कहलाएंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग साइज के हों, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई मोटाइल हो कोई नॉन मोटाइल हो, तो वो कहलाएगा एनिसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स आर टर्म्ड oogamous। अब देखिए आइसोगैमस यदि जो गैमेट हो सेम साइज के हो गए तो आइसोगैमस हो गए। यदि गैमेट डिफरेंट साइज के हैं, अलग अलग साइज के हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो वो एनिसोगैमस हो गया। एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, एक मोटाइल है और जो बड़ा वाला है वो नॉन मोटाइल है और छोटा वाला नॉन मोटाइल है, यानी मोटाइल और लार्ज साइज का और नॉन मोटाइल स्मॉलर साइज का, तो वो कहलाएगा oogamous। oogamous किसमें होता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में oogamous होता है। यूडोरिना में एनिसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। यूडोरिना में क्या होता है, एनिसोगैमस, स्पायरोगायरा, आइसोगैमस। आपको इसमें काफी चीजें यहां पर अब याद रखनी है। ये स्लाइड वीवीआई है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें भर भर के इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है लाइकेन, एल्गी एंड फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशन। स्लॉथ मैमर, वैसा एनिमल जिन पर एल्गी डेवलप होता है, स्लॉथ मैमर। फिर आ गया कॉलोनियल एल्गी, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस एल्गी, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। मैरीन एल्गी, केल्प। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन इसमें थैलस में डेवलप होता है। इनमें जूओस्पोर भी होता है। अब इनके जूओस्पोर क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में फ्लैजिलेटेड एंड आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस स्पायरोगायरा। ठीक है, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, एनिसोगैमस फ्लैजिलेटेड स्पायरोगायरा, एनिसोगैमस एनिसोगैमस यूडोरिना, यूगैमस वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब यहां पर देखिए वॉल्वॉक्स का अभी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आपको दे सकता है, इस फिगर को ध्यान रखिएगा, यहां लेवल कर देगा ए एंड बी कर दिया यूलोथ्रिक्स का। तो आपको ध्यान रखना ये आपका डॉटर कॉलोनी बन गया, ये जो कॉलोनी बन रहा है डॉटर कॉलोनी है और ये पूरा ये जो है पेरेंट कॉलोनी है। तो एक पेरेंट कॉलोनी के अंदर भी काफी सारे डॉटर कॉलोनी डेवलप होते हैं वॉल्वॉक्स में। तो वॉल्वॉक्स के बारे में या ये भी दे सकता है कि डॉटर कॉलोनी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स ये डायग्राम वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ए बी करके दे डायग्राम बना के दे दिया और ए बी दे दिया, अब इसमें कंफ्यूज कर देगा, इसी तरह से आप देखिए ये अपना आ गया। अच्छा, अब ये देखिए ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। ब्राउन एल्गी में अब यहां भी आ सकता है ए बी सी, यहां भी याद रखिएगा ये फ्रॉन्ड है, स्ट्राइप इसे जुड़ा हुआ है और होल्ड फास्ट से ये नीचे रूट से अटैच्ड होता है।
होल्ड फास्ट हो गया, फ्रॉन्ड हो गया। देखिए फ्रॉन्ड है ना, ये फ्रॉन्ड हो गया। अब इनमें एयर ब्लैडर है, तो एयर ब्लैडर ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, एयर ब्लैडर है ना। ये फिर देखिए स्ट्राइप्स है, फ्रॉन्ड्स है। चलिए इसी तरह से अब आ रहा है पोरफायरा। पोरफायरा का फ्रॉन्ड देखिए, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी, पॉलीसिफोनिया ये दोनों रेड एल्गी हैं, ये ब्राउन एल्गी का एग्जांपल हो गया, और ये आपका किसका एल्गी है, एग्जांपल हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या, यूजेज ऑफ एल्गी। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हम एल्गी की चर्चा बहुत अधिक करते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि हाफ ऑफ टोटल कार्बन फिक्सेशन ऑन द अर्थ, हाफ ऑफ टोटल कार्बन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अभी तक हम मान रहे थे कि प्लांट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और न सिर्फ ऑक्सीजन देता है बल्कि हमें ग्लूकोज भी देता है, न्यूट्रिएंट भी देता है, फूड भी देता है। और हम लोग यह मान कर चल रहे थे कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला सबसे बड़ा स्पीशीज प्लांट है, जो कि गलत था। सबसे बड़ा स्पीशीज एल्गी है, सबसे बड़ा स्पीशीज एल्गी है। बीइंग फोटोसिंथेटिक इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब इनका रोल क्या है हमारी अर्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, अर्थ के इकोसिस्टम के लिए एल्गी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्गी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 रोल ये प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। जैसे पहला क्या काम करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करते हैं। एल्गी क्या करते हैं, कार्बन फिक्सेशन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये वाटर बॉडीज में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, है ना। एल्गी वाटर बॉडीज में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि जहां रहते हैं कार्बन फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस जब ये करेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी प्लांट बॉडी में वाटर बॉडीज के ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स बन जाते हैं। दे आर ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हैं, एक्वेटिक फूड चेन का बहुत बड़ा पार्ट है। ये एक्वेटिक फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एल्गी का एक्वेटिक लाइफ में 3 रोल याद रखिएगा। एक्वेटिक लाइफ में एल्गी का 3 रोल याद रखिएगा। पहला रोल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा रोल इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन मींस मैनेजिंग बीओडी, और तीसरा रोल प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among 70 species of marine algae used as food. Porphyra, Laminaria, Sargassum, क्या क्या बेटा, Porphyra, Laminaria और Sargassum। देखिए Porphyra, Laminaria, Sargassum are used as फूड। एल्गी यूज्ड एज फूड क्या क्या है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम, ये दीज आर एल्गी यूज्ड एज फूड। सर्टेन मेरीन एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। तो पहला टर्म आप क्या रखिएगा,
हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड का मतलब हो गया वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। तो ब्राउन एंड रेड एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी जैसे एल्जीन, एल्जीन एंड कैराजीन, एल्जीन एंड कैराजीन, एल्जीन ब्राउन एल्गी और कैराजीन रेड एल्गी। एल्जीन ब्राउन एल्गी, एल्जीन ब्राउन एल्गी और कैराजीन रेड एल्गी। ये जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है, एल्जीन एंड कैराजीन, ये यूज्ड एज कॉमर्शियली टू प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। बहुत से ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है, तो उनको पैकिंग मटेरियल के रूप में हम लोग एल्गी का यूज करते हैं, एल्गीन या कैरागीन का यूज करते हैं, क्योंकि एल्गीन और कैरागीन में वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, इनमें ये हाइड्रोकोलाइड होते हैं। अगर the most one of the common commercial produce obtained from Gelidium and Gracilaria, Gelidium and Gracilaria, ये आइसक्रीम, जेली, इनके प्रोडक्शन में इनका यूज होता है। इन पर माइक्रोज ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। किस पर? जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया ऐसे एल्गी हैं जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। और इसके साथ साथ आइसक्रीम में इनका यूज होता है। जेली जिनसे बनाया जाता है, किनसे बेटा? अगार से। जैसे जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार यूज होता है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन। क्लोरेला प्रोटीन रिच एल्गी होता है, जिनका यूज फूड सब्सटेंस में, जिनका यूज फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। जो आज के डेट में युद्ध पर भी जो लड़ने जाते हैं, जो आर्मी है या फिर एस्ट्रोनॉट्स है, उनको फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका काफी यूज किया जाता है। काफी यूज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर लिख रहा है ना। ये आपका एनसीईआरटी बुक ही कहा, आपका बुक ही कह रहा है। कौन सा? क्लोरेला। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है? यहाँ से आपको क्या याद रखना है? इसको तो खैर छोड़िए, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये पॉइंट तो खैर ये ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीपल स्टेटमेंट में है, मल्टीपल स्टेटमेंट है। आपको यहाँ याद रखना है कैराजीन और एल्जीन, कैराजीन और एल्जीन क्या? हाइड्रोकोलाइड्स। कैराजीन और एल्जीन हाइड्रोकोलाइड्स, कैराजीन और एल्जीन हाइड्रोकोलाइड। पोरफायरा लेमिनेरिया सरगासम मैरीन एल्गी, पोरफायरा लेमिनेरिया सरगेसम मैरीन एल्गी। इसके साथ आपको क्या याद रखना है? एल्जीन और कैराजीन वाटर होल्डिंग सब्सटेंस या हाइड्रोकोलाइड्स। अगार obtained from Gelidium or Gracilaria to grow microorganisms, ice cream, jelly, and Chlorella protein rich unicellular algae, protein rich unicellular algae. Gelidium and Gracilaria, Gelidium और Gracilaria कहाँ यूज होता है? ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इन आइसक्रीम एंड जेली। इसके पहले आप पढ़े थे पोरफायरा लेमिनेरिया सरगासम यूज्ड एज फूड, कैराग्रीन कॉमर्शियल यूज्ड एल्गी, कैराग्रीन कॉमर्शियल यूज्ड एल्गी किसके लिए? पैकिंग मटेरियल के रूप में, कैफी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम एंड जेली के लिए। क्लोरेला फूड सप्लीमेंट के रूप में, देखिए फूड सप्लीमेंट के रूप में, टैबलेट्स के रूप में काफी सारे यूज होते हैं, टैबलेट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। आज के डेट में बहुत से लोग, अब देखिए इसको तो बड़े आराम से खा लेते हैं, लेकिन इसको अगर देखेंगे, क्लोरेला को देखेंगे ग्रो करते हुए तो नहीं खाएंगे, वो घिन आएगी।
तो इसका उपयोग फूड सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। चलिए अब हम आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, वो हम बात करेंगे किसकी? क्लोरोफाइसी की। किसकी बात करेंगे बेटा जी? क्लोरोफाइसी। क्या है क्लोरोफाइसी? क्लोरोफाइसी इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल बियरिंग एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल है, और जब क्लोरोफिल है मतलब वो ग्रीन है। ग्रीन रही है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, तीनों टाइप के हो सकते हैं। तो पहला चीज क्लोरोफाइसी के बारे में, क्लोरोफिल बियरिंग यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस एल्गी हैं। क्लोरोफाइसी आर क्लोरोफिल बियरिंग यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल एल्गी। यूजुअली ग्रास ग्रीन, हरे रंग का, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ग्रास ग्रीन कलर का होता है। मतलब क्लोरोफाइसी को देखिएगा, हटा दिया जाए तो क्लोरोफाइसी में और घास में आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। ड्यू टू डोमिनेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। तो इनमें इनके क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ये डिस्क के आकार के हो सकते हैं, प्लेट के जैसा हो सकते हैं, ये रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप के जैसा हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, या रिबन के जैसे भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी और पायरेनोइड्स। अब आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी आ गया पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स आर स्टोरेज बॉडीज ऑफ क्लोरोफाइसी। पायरेनोइड्स आर स्टोरेज बॉडी ऑफ क्लोरोफाइसी। पायरेनोइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरेनोइड्स के बारे में 2 पॉइंट, स्टोरेज बॉडी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। अब यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट में करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए कि पायरेनोइड्स कंटेन स्टार्च, ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट सही है गलत? गलत है, क्योंकि पायरेनोइड्स में केवल स्टार्च नहीं होता है, पायरेनोइड्स में प्रोटीन भी होता है। Some algae may store food in the form of oil droplets। तो यहां पर अब देखिए कि जो क्लोरोफाइसी है अपना फूड प्रोटीन के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, और फैट या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी अपना फूड स्टोर कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी अपना फूड प्रोटीन के रूप में स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर कर सकते हैं, या फैट और ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में यूज भी स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन एल्गी हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो ग्रीन एल्गी है यानी जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी का अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो इनका क्लोरोप्लास्ट 2 लेयर का होगा। इनर लेयर ये तो सेलुलोज का है, सेलुलोज का इनर लेयर होता है, और पेक्टोज का आउटर लेयर होता है।
तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट में बेटा कुछ भी कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। बाहर पैक्टोज और अंदर सेलुलोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसिका। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैगेलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। क्लोरोफाइसी में जूस्पोरेंजिया होता है और जूस्पोरेंजिया क्या बना देता है? जूस्पोर। क्या बना देता है? जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of sex cell, may be isogamous, anisogamous, oogamous। यानी ये तीनों तरह के हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनिसोगैमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनिसोगैमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं। अब कुछ क्लोरोफाइसी, क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, ये देखिए आ गया। ये सब के सब क्या है बेटा? क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी। बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा और ये आ गया कारा। देख लीजिए एकदम बढ़िया से, एकदम स्लाइड को मैं इसी तरह से बना रहा हूं। ऑफलाइन में पढ़िएगा तो और मजा आएगा। इनमें अभी और इम्प्रूवमेंट करूंगा, इनिशियल स्टेज का है। आगे के जो मतलब जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की जो प्रिपरेशन करेंगे, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, उतना दे नहीं सकते, सबका मैं बिल्कुल एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, लाइव आएगा, इसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसीलिए आप हमें देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला लेक्चर हम फियोफाइसी की बात करेंगे। आप फियोफाइसी की बात करेंगे। आप हमें चाहें तो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, दोनों कोचिंग है। हमारा ऑफलाइन सेंटर को गौरव नगर इस्लामपुर नालंदा बिहार में है। हमारा मोबाइल नंबर है 8969511725। आप इस पर कॉल करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी बैचेज प्रोग्रेस में है, नीट की बैचेज, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमसे बेटर कोई नहीं पढ़ाएगा। 3 लेवल की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, 3 लेवल प्रिपरेशन, और ये बैचेज संभवतः अप्रैल 2 से स्टार्ट होगा। इसमें और भी आपको मजा आने वाला है। इसमें 3 लेवल होगा। पहले लेवल में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी केवल पढ़ेंगे, उस चैप्टर में, उस पैराग्राफ में, उस स्लाइड में जैसे अगर आप इस स्लाइड की बात किए, इस स्लाइड को फिर से अगर पहले लेवल का डिस्कस करेंगे तो पहले डिस्कस में हम पढ़ेंगे पहले टर्म एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, क्लासिफिकेशन, किंगडम, है ना, किंगडम आ गया, क्लास, जैसे ऐसे जो टर्म आ रहे हैं, सेल वॉल, ये जो टर्म आएंगे, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इन टर्म को पढ़ेंगे। दूसरे में एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और बताएंगे उसमें कि कहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्या ट्रेंड चल रहा है। और तीसरे लेवल में नीट PYQ को एक डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, तो एक क्वेश्चन के सपोज 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन का क्या कहना है। मैं ऐसे कल आप लोगों के लिए, कल का मेरा एक प्रॉमिस है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से सेल का वैसे तो उसके बाद हम सेल से शुरू करेंगे 2 अप्रैल के आसपास सेल का, तो उसमें बताएंगे हम लोग पूरी तरह से। हम लोग इस पर बहुत मेहनत करा रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, हर क्वेश्चन को देख रही है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन क्यों है, क्यों दिया 4 ऑप्शन, आगे क्या पूछ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे, क्योंकि नीट के पास अब पूछने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, वो जितना था लगभग वो पूछ चुके हैं। अब इसी को ट्विस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो इस लेवल पर अगर तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, जैसे जुड़ना है जुड़िए।
आप हमसे जुड़िए और अपनी ब्राइट फ्यूचर कंफर्म कीजिए, अपना और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।